नाटो और रूस की सीमा पर कुछ भयावह और खतरनाक हो रहा है। यहाँ तक कि जब उसके सैनिक यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में बड़ी संख्या में मर रहे हैं, जो रूस पहले ही हार चुका है, पुतिन आगे क्या होगा इसकी तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। सम्राट बनने की चाहत रखने वाला नेटो से लड़ाई की तैयारी कर रहा है और नेटो के पूर्वी मोर्चे पर रूस की कार्रवाई से उसके इरादे साफ हैं। हम मानते हैं मूर्खता की सीमा नहीं होती। कमजोर रूसी सेना को अगले युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसे पुतिन फिर हारेंगे क्योंकि उन पर पागलपन हावी है। ये पागलपन है। अब रूसी राष्ट्रपति अपने देश की रक्षा करने के बजाय अपनी विरासत बचाने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और उनके पागलपन भरे कदम आम हो गए हैं। रूस नाटो देशों की सीमाओं पर खतरनाक कदम उठा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरें इसकी पुष्टि करती हैं। 10 जून की एक रिपोर्ट में स्वीडन के एसवीटी ने खुलासा किया कि रूस फिनलैंड के साथ अपनी सीमा पर हजारों सैनिकों के लिए बैरक बना रहा है, गोला बारूद जमा कर रहा है, भंडारण सुविधाएं बना रहा है और सैन्य वाहनों की लंबी कतारें लगा रहा है। विश्लेषण हो चुका है और आंकड़े आ गए हैं। फिनलैंड को लगता है रूस उसकी सीमा पर 80,000 सैनिक तैनात करेगा। फिनिश आर्मी चीफ पासी वलीमाकी के अनुसार रूस पहले सीमा पर 20,000 सैनिक तैनात करता था। अब यह संख्या काफी बढ़ गई है। यह संकेत है कि पुतिन यूक्रेन पर आक्रमण के बाद युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। यह पागलपन है क्योंकि रूस अभी भी एक ऐसे संघर्ष में उलझा हुआ है जो उसकी सेना को दिन ब दिन कमजोर कर रहा है। फिर भी रूस खुद को एक डरावनी ताकत के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है, जो नाटो को पंगु बना सकती है। एसवीटी के अनुसार रूस स्वीडन और फिनलैंड के पास 8 डिवीजनों के सैनिक तैनात करने की योजना बना रहा है और ये देश यूक्रेन पर पुतिन के आक्रमण के बाद नाटो सदस्य बने। ये एक चेतावनी हो सकती है। स्वीडन और फिनलैंड को दिया गया संदेश कि उन्हें यूक्रेन के प्रति अपने समर्थन और नाटो के भीतर अपनी गतिविधियों को सीमित करना चाहिए। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। नेटो सीमा पर बुनियादी ढांचे का निर्माण ही पुतिन का एकमात्र आदेश नहीं है। एनआरके की रिपोर्ट के अनुसार रूस ऐसा बुनियादी ढांचा बना रहा है जिससे वह नॉर्वेजियन क्षेत्र के पास और 17,000 सैनिकों को ठहरा सकता है। फिर से सैटेलाइट तस्वीरें नाटो के पूरे पूर्वी मोर्चे पर रूस की भारी तैनाती दिखा रही है। रिपोर्ट्स लगभग एक जैसी है। विशाल जंगलों के इलाके काटे जा रहे हैं और पुराने भवनों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है क्योंकि रूस नई बैरकों, उपकरणों, वाहनों और गोदामों के लिए जगह बना रहा है। ये खास बेस नॉर्वे के सबसे पास है और 17,000 सैनिकों के लिए तैयार किया जा रहा है, जो फिलहाल वहां नहीं है। वे सेनाएं अभी भी यूक्रेन में लड़ रही है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि पुतिन तैयारी कर रहे हैं। वह ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पूरे यूरोप को पता चले कि रूस कितना बड़ा खतरा है। नॉर्वे ने फिनमार्क ब्रिगेड बनाई है जिसमें 5,000 सैनिक होंगे, लेकिन यह 2033 तक पूरी तरह तैयार नहीं होगी। क्या यह प्रतिक्रिया कमजोर है? ऊपरी तौर पर तो ऐसा लगता है, लेकिन नेटो अपने पूर्वी मोर्चे पर पुतिन की योजनाओं के लिए इससे कहीं ज्यादा तैयारी कर रहा है। एनआरटी बताता है कि रूस की सक्रिय सेना अब 15 लाख सैनिकों की है, जिनमें से कई या तो यूक्रेन में तैनात है या फिर देश में भेजे जाने के लिए रिजर्व में इंतजार कर रहे हैं। फिर भी ये पुतिन को उस पागल फैसले से नहीं रोक रहा है जिसमें वो अपनी चल रही जंग से आगे की जंग की तैयारी कर रहा है। रूस के नेता मानते हैं कि यूक्रेन में उनकी जीत तय है और 73 साल की उम्र के बावजूद वे नाटो से लड़ने के लिए जिंदा रहेंगे। इनमें से कुछ भी तय नहीं, असलियत अलग है। लेकिन पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी दिखाती है कि पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है। प्रावदा की रिपोर्ट बताती है कि रूस नेटो सीमा पर क्या कर रहा है और नई इंफ्रास्ट्रक्चर कहां बना रहा है। नॉर्वे पर असर डालने वाली बैरकें और क्लस्टर पचांगा में बन रही हैं, जो लापलैंड से 10 किलोमीटर दूर है। फिनलैंड सीमा पर रूस पेट्रोसावोड्स्क व सापानोए में निर्माण कर रहा है। हम किरिलोव्स्कोए में भी ऐसा देख रहे हैं, जो फिनलैंड सीमा से 70 किलोमीटर दूर है। साथ ही श्वेत सागर स्थित कंडालाक्सा बेस का विस्तार हो रहा है। रूस के सक्को ओब्लास्ट के लूगा में एस्टोनियाई सीमा के पास निर्माण कार्य देखा गया है। कालिनिंग्राद एक्सक्लेव में, जो पोलैंड और बाल्टिक देशों से सटा है, रूस बाल्टिस्क में बेस का विस्तार कर रहा है। इन सबको मिलाकर पुतिन नाटो की दहलीज पर
1,15,000 सैनिक तैनात करने की योजना बना रहे हैं। ये संख्या स्वीडन और फिनलैंड की सक्रिय सेनाओं में मौजूद कुल 49,600 सैनिकों से दुगनी से भी ज्यादा है। अगर नॉर्वे के 33,440 सैनिक भी जोड़ ले तब भी ये संख्या पुतिन द्वारा इन 3 देशों की सीमाओं पर इकट्ठी सेना का मुकाबला नहीं कर सकती। इन तीनों देशों, बाल्टिक देशों और पोलैंड को भी रूस की योजनाओं को लेकर चिंता है। उन्हें यह भी नहीं लगता कि वे जो अभी देख रहे हैं वह रूस की ओर से दी जा रही किसी खोखली धमकी का महज नतीजा है। थॉमस निल्सन, जो स्वीडिश सैन्य खुफिया के प्रमुख हैं, सामूहिक माहौल को इस तरह से बयान करते हैं, ये एक खतरा है जिसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। हम नहीं सोचते कि यह सब सिर्फ दिखावे के लिए है। यह नाटो के साथ भविष्य में किसी बड़े संघर्ष के लिए क्षमताओं को तैयार करने के बारे में है। नॉर्वे के रक्षा प्रमुख एरिक क्रिस्टोफरसेन भी इसी तरह की भावना साझा करते हैं। वे कहते हैं, अगर रूस अब उन स्तरों तक सेना बढ़ा रहा है जैसा उन्होंने घोषणा की है और वीडियो से दिखता है कि वे ऐसा कर रहे हैं, तो नॉर्वे के लिए सैन्य खतरा बढ़ जाएगा। अब इसमें एक पेच है। रूस ये सारा बुनियादी ढांचा तैयार कर रहा है, लेकिन जो सैनिक इसमें तैनात होंगे वे नाटो की सीमाओं पर इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। अभी तक नहीं। वे अब भी यूक्रेन में लड़ने और मरने में लगे हैं। लेकिन यह बुनियादी ढांचा हमें दिखाता है कि पुतिन चाहते हैं कि रूस उस युद्ध के लिए तैयार रहे जिसे वह यूक्रेन में अपना काम खत्म करने के बाद शुरू करना चाहते हैं, बशर्ते कि वह कभी यूक्रेन में अपना काम खत्म कर भी पाएं। पुतिन की आदर्श दुनिया में वह फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और बाल्टिक देशों की सीमाओं पर सिर्फ 1,15,000 सैनिक ही नहीं जुटाएंगे, वहां 1,15,000 अनुभवी सैनिक होंगे। और यही सबसे बड़ा फर्क लाएगा। इन देशों द्वारा अपनी सीमा पर तैयार की जा रही छोटी सेनाएं युद्ध में परखी हुई नहीं है, कम से कम उस स्तर तक तो बिल्कुल नहीं जितना कि एक रूसी सैनिक जो यूक्रेन युद्ध से बचकर आया है। यही बात स्कैंडिनेवियाई देशों के लिए सबसे ज्यादा चिंता है। मिलिटानी कहते हैं कि इन देशों के अधिकारी मानते हैं कि अगर रूस अपनी सेना बढ़ाने की योजना पर अमल करता है तो उन्हें जो खतरा झेलना पड़ेगा वो शीत युद्ध के समय के मुकाबले भी कहीं ज्यादा होगा। रूस कहता है, चिंता की जरूरत नहीं है। दिसंबर 2025 में रूस कह रहा था कि उसका किसी नाटो देश पर हमला करने का इरादा नहीं है और वह ऐसे कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर करने को भी तैयार था। ये रूस है। जनवरी 2022 में एनपीआर ने बताया कि रूस अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को यूक्रेन पर हमला न करने का दावा कर रहा था, जबकि वो सीमा पर सेना बढ़ा रहा था। 1 महीना बाद रूस ने हमला किया। पुतिन अक्सर कुछ और कहते हैं और करते कुछ और है, और उन्हें कानूनी समझौते नहीं रोक सकते। रूस जो कहता है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नाटो की पूर्वी सीमा वाले देशों को यह पता है। बाल्टिक देशों और पोलैंड के नाटो कमांडर मेजर जनरल ब्रायन निल्सन के अनुसार फिलहाल रूस से बाल्टिक देशों और पोलैंड को तत्काल सैन्य खतरा कम है। सैन्य जमावड़ा जारी है और अगर यूक्रेन में लड़ाई में विराम आता है तो खतरा जल्दी बदल सकता है, निल्सन कहते हैं। तो वजह मिल गई। अगर यूक्रेन में शांति घोषित हो जाती है या रूस किसी तरह से वो युद्ध जीत जाता है जो पुतिन ने शुरू किया था, तो दसियों हजार सैनिक नाटो की सीमा की ओर बढ़ जाएंगे। रूस ये सारी आधारभूत संरचना यूं ही नहीं बना रहा है। उसका पूरा इरादा इसका इस्तेमाल करने का है, क्योंकि पुतिन कुछ योजना बना रहे हैं, चाहे वो डराने के लिए हो या भविष्य में नाटो के साथ पूर्ण युद्ध के लिए। यहीं से पुतिन की समस्याएं शुरू होती हैं। यूरोप में रूसी कैंसर फैल रहा है। नई सैन्य स्थापनाएं इसका एक और लक्षण है। लेकिन पुतिन नहीं समझ पा रहे कि मनचाहा प्रभाव लाने के लिए रूस को यूक्रेन में जीतना जरूरी है। रूस यूक्रेन में हार रहा है और नाटो की दहलीज पर अंधकार के बावजूद पुतिन सिर्फ एक और युद्ध की तैयारी कर रहे हैं जिसे रूस हार ही जाएगा। यह तैयारी डरावनी लगती है पर असल में बेवकूफ़ी है। इससे पहले कि हम वजह बताएं, याद दिला दें कि आप देख रहे हैं द मिलिट्री शो। हम हर वीडियो में आपको पूरी तस्वीर दिखाने के लिए सुर्खियों से आगे जाकर गहराई से जानकारी देते हैं। तो आज ही सब्सक्राइब करें ताकि आप कभी भी हमारी आने वाली नई चीज़ें मिस ना करें। रूसी कैंसर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हमने खुद गढ़ा हो। एसवीटी इसी शब्द का प्रयोग करता है जब वह दिखाता है कि रूस का नेटो पर हमला न करने और सिर्फ रक्षात्मक सेना बनाने की बात बकवास है। ये रूसी राजनीतिक वैज्ञानिक सर्गेई करगानोव की टिप्पणी है जो दिखाती है कि रूस का शीर्ष नेतृत्व नाटो को कैसे देखता है।
सर्गेई करगानोव के अनुसार सामूहिक रक्षा संगठन ही कैंसर है और नाटो को इतिहास से हटा देना चाहिए, कोई विकल्प नहीं है। ये एक कैंसर है जो दुनिया के लिए खतरा है। हमारा धैर्य खत्म हो रहा है, फिर हम तनाव बढ़ाएंगे। यह तो सीधी धमकी है और विडंबना यह है कि सिर्फ ऐसी धमकी देकर करगानोव खुद ही यह जाहिर कर देते हैं कि असल में रूस ही वह कैंसर है जो यूरोप को परेशान कर रहा है। ये बात सिर्फ बुनियादी ढांचा बनाने और सीमा पर 1 लाख से अधिक सैनिक तैनात करने की योजना से ही साबित नहीं होती। अगर आप धमकियों को सीमा पर सैन्य जमावड़े और हाइब्रिड युद्ध से जोड़े तो मॉस्को ने नाटो के लिए क्या तय कर रखा है, असली तस्वीर मिलती है। 3 जून की रिपोर्ट में एल पेस ने दावा किया कि रूस में यूरोपीय संघ की तुलना नाजियों से होती है। रूस ने चेतावनी दी कि अब यूरोप में शांतिपूर्ण नींद खत्म हो गई है, जो किसी ऐसे देश के शब्द नहीं हैं जिसकी हमला करने की मंशा न हो। हाइब्रिड युद्ध में रूसी ड्रोन अक्सर नाटो के क्षेत्र में घुसते हैं। हाल ही में रूस का एक स्ट्राइक ड्रोन रोमानिया की रिहायशी इमारत से टकराया। यूरोप में तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ रही है, जो शायद रूस के इशारे पर एजेंट कर रहे हैं। पुतिन पारंपरिक युद्ध से पहले भी नेटो को नुकसान पहुंचाने और उसमें फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये उस व्यक्ति की हरकतें हैं जिसे रूस की ताकत पर पूरा भरोसा है कि वह नाटो के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन यही आत्मविश्वास गलत है और यही बेवकूफ़ी की कोई सीमा नहीं रहती। रूस की सभी गतिविधियां यूक्रेन में जीत पर निर्भर है। सिर्फ जीत नहीं, बल्कि निर्णायक जीत, जिसमें रूसी सेना इतनी बची रहे कि पुतिन यूरोप के खिलाफ अपनी धमकियों पर अमल कर सके। लेकिन जब हम एक पल के लिए देखें कि यूक्रेन के अंदर रूस के साथ वास्तव में क्या हो रहा है, तो ये सवाल उठता है कि रूस वास्तव में नाटो के साथ युद्ध के लिए कितनी ताकतवर सेना तैयार कर सकता है। खोए हुए आंकड़े दिखाते हैं कि रूस की सेना अब वैसी नहीं रही जैसी तब थी जब पुतिन ने फरवरी 2022 में अपना पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया था। यूक्रेन के वित्त मंत्रालय के अनुसार यूक्रेन की रक्षा ने 13.8 लाख रूसी सैनिकों, 12,000 से अधिक टैंकों, लगभग 44,000 तोपखाने प्रणालियों और करीब 25,000 बख्तरबंद वाहनों को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये सभी उपकरण उस तरह की थकाऊ जंग के लिए बेहद जरूरी है जिसे पुतिन पसंद करते हैं। यहाँ तक कि अगर रूस के साथ ये सब नहीं भी हुआ होता तो भी पुतिन आधुनिक युद्ध में विश्व युद्ध के जमाने की रणनीति लाते हैं। साथ ही भारी नुकसान को लेकर उनका लापरवाह रवैया यूक्रेन में पहले ही नहीं चल रहा, और अगर नाटो की पूरी ताकत के सामने रखा जाए तो ये पूरी तरह से विनाशकारी साबित होगा। पुतिन अब भी इसी पर भरोसा करते हैं कि रूसी सहनशीलता की जो मिथक है वह कायम रहेगी। ऐसा नहीं है, यही रूस के नेता की मूर्खता दिखाता है। स्कैंडिनेवियाई व बाल्टिक सीमाओं पर तैयारियां के बावजूद रूस यूक्रेन में जीत से अब भी दूर है। रूस को जीत घोषित करने से पहले अभी भी इस एक देश का 80% हिस्सा जीतना बाकी है। 2026 में यूक्रेन ने कुछ अहम जगहों पर आक्रामक कदम उठाए, जिससे रूस को कई महीनों तक क्षेत्रीय नुकसान झेलना पड़ा। मई में इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने बताया कि यूक्रेन ने 281.1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बढ़त हासिल की। अगर वही क्षेत्र गिना जाए जिस पर दोनों पक्ष सचमुच नियंत्रण का दावा कर सकते हैं। ये वे आंकड़े नहीं हैं जो हमें उस पक्ष से देखने चाहिए जो कथित तौर पर युद्ध जीत रहा है। रूस को यूक्रेन में ठहर जाना पड़ा है। सबसे बुरा यह है कि देश सक्रिय रूप से हार रहा है, क्योंकि 4 साल से थकाकर तोड़ने की कोशिशें रूस पर यूक्रेन की तुलना में कहीं ज्यादा भारी पड़ रही है। रूस यूक्रेन में विजय नहीं बल्कि आत्मविनाश का युद्ध लड़ रहा है। और जब हम इस समझ को 1,15,000 सैनिकों की तैनाती पर लागू करते हैं, जो हम अभी नेटो सीमा पर देख रहे हैं, तो हमें दिखता है कि पुतिन नेटो के साथ एक लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसे रूस लगभग निश्चित रूप से हार जाएगा। यह पागलपन है। ये बेतुका है और पूरी तरह से पुतिन जैसा है। नाटो की रूस से तुलना और भी ज्यादा पागलपन लगती है। अगर रूस किसी नाटो देश पर हमला करता है और आर्टिकल 5 सक्रिय होता है, तो नाटो की पूरी ताकत से जवाब मिलने पर रूस की स्थिति ठीक नहीं होगी। स्टैटिस्टा के अनुसार हर महत्वपूर्ण श्रेणी में नाटो सबसे ऊपर है। नाटो के पास रूस की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा जनशक्ति, 5 गुना अधिक सैन्य विमान,
हवाई शक्ति को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने की कहीं बेहतर क्षमता और रूस से 2000 से अधिक युद्धपोतों और पनडुब्बियों की बढ़त वाली नौसेना है। यूक्रेन में रूस के युद्ध के 4 साल बाद नाटो ये भी दावा कर सकता है कि उसके पास मुख्य युद्धक टैंकों की संख्या ज्यादा है, 12,299, जबकि रूस के पास 5,630 हैं। बार बार हम देखते हैं कि आंकड़ों के खेल में नेटो सबसे ऊपर आता है। बिल्कुल, यहाँ जो मुख्य मान्यताएं बनाई जा रही हैं वो ये हैं कि नेटो रूस के खिलाफ अपने शस्त्रागार की हर चीज का इस्तेमाल करेगा और अमेरिका किसी भी भविष्य के युद्ध में पूरी तरह शामिल रहेगा। लेकिन इनमें से कोई भी बात निश्चित नहीं है। अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में यह कहा है कि वह नाटो से बाहर निकल सकता है। नाटो में तनाव है। हालांकि अमेरिका के राजदूत मैथ्यू विटेकर ने 11 जून को स्थिति शांत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अमेरिका नाटो छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन चाहता है कि यूरोप रक्षा खर्च बढ़ाए और अपनी सुरक्षा के लिए और कदम उठाए। अगर अमेरिका शामिल हो तो आंकड़ों की स्थिति मजबूत दिखती है। यहां तक कि अगर नाटो रूस के साथ युद्ध में अपनी पूरी ताकत नहीं लगाता तो भी वह अपनी कुल ताकत का 1/3 से आधा हिस्सा इस्तेमाल करके बराबरी की लड़ाई कर सकता है। यह पुतिन के लिए बुरी खबर है, लेकिन इन आंकड़ों में यूक्रेन युद्ध के रूस की सैन्य ताकत पर असर का जिक्र नहीं है। उदाहरण के लिए रूस के अधिकतर बेहतरीन सैनिक यूक्रेन में पहले ही खत्म हो चुके हैं। 1.5 मिलियन की सेना सुनने में प्रभावशाली लगती है, लेकिन असल में ज्यादातर सैनिक डरे हुए जबरन भर्ती या स्वयंसेवक हैं, जिन्हें यूक्रेन में ड्रोन से बचने के अलावा खास प्रशिक्षण नहीं मिला। टैंकों के मामले में भी यही कहानी है, क्योंकि रूस के लगभग 5000 टैंक सोवियत जमाने के भंडार के बचे हुए टैंक हैं, जिनमें कुछ ही आधुनिक टैंक हैं जो यूक्रेन में ड्रोन और एंटी टैंक हथियारों के सामने पहले ही कमजोर साबित हो चुके हैं। यही व्लादिमीर पुतिन की सबसे बड़ी समस्या है। सेना बढ़ाना आसान है, लेकिन कमजोर नींव पर निर्माण का मतलब यूक्रेन में मिली बेइज्जती के बाद रूस फिर हार के लिए तैयार है। याद रहे, यूक्रेन का 80% हिस्सा अब भी बचा है। रूस की धीमी और नकारात्मक रफ्तार के चलते पुतिन के पोते पोती भी शायद जंग की जीत न देख सके और न ही भविष्य में नाटो पर हमला संभव है। और इन सब के बीच ऐसा नहीं है कि नाटो अपनी तरफ से तैयारी नहीं कर रहा है। इसने ईस्टर्न सेंट्री इनिशिएटिव शुरू की है, जो जमीन, हवा, समुद्र, अंतरिक्ष और साइबर क्षमताओं को उस मोर्चे पर मजबूत करता है जिसे व्लादिमीर पुतिन रूस की नई सैन्य तैनाती से धमका रहे हैं। नाटो ने कहा कि यह पहल एयर पुलिसिंग से रक्षात्मक मुद्रा में बदलाव दिखाती है, यानी नाटो रूस द्वारा लाए जाने वाले हवाई युद्ध के लिए तैयार रहेगा। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया बाल्टिक डिफेंस लाइन इनिशिएटिव में सहयोग कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा जैसे टैंक रोधी अवरोध, बाढ़ और किलेबंदी बाल्टिक देशों की रक्षा के लिए रूस से अकेले लड़ने पर काफी नहीं होंगी। लेकिन यही मुद्दा नहीं है। ये लाइन रूस को इतना धीमा करने के लिए बनाई गई है कि नेटो को रूसी आक्रमण के जवाब में अपनी पूरी प्रतिक्रिया देने का समय मिल सके। और ये पुतिन के लिए एक और संकेत है कि वो नाटो को उसी तरह चौंका नहीं पाएंगे जैसा उन्होंने सोचा था कि यूक्रेन को चौंका देंगे। जैसे ही हम ये वीडियो बना रहे हैं, 11 जून को आरबीसी यूक्रेन से खबर आई कि नाटो रोमानिया में रूसी ड्रोन हमले के बाद अपने ड्रोन रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए आपातकालीन चर्चा कर रहा है। ये पहले यूरोपीय ड्रोन युद्ध को संभव बना सकती है, जिसे यूक्रेन की मदद से खड़ा किया जाएगा और इस तरह रूस के मौजूदा दुश्मन को उस भविष्य के युद्ध में शामिल किया जाएगा जिसकी योजना पुतिन बना रहे हैं। पुतिन, आप हारती लड़ाई लड़ रहे हैं। नाटो के पूर्वी मोर्चे पर 1,15,000 सैनिकों के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण बहुत महत्वपूर्ण है। रूस लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है। भले ही उसके राष्ट्रपति दावा करे कि रूस किसी नाटो देश पर हमला नहीं करेगा, लेकिन रूस नाटो सीमा पर गंभीर स्थिति है। पुतिन जैसा दिखाना चाहते हैं और असलियत में जैसा है, दोनों अलग है। रूस यूक्रेन में लगातार जमीन खो रहा है और इस देश पर कब्जा उतना ही करीब है जितना 4 साल पहले था। नाटो और मजबूत हो रहा है, पहले से ही रूस से बड़ा और ताकतवर है और वह अपनी रक्षा के लिए सक्रिय रूप से तैयारी कर रहा है। पुतिन रूस को नए युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं।
ये असली मूर्खता है। पुतिन फिर युद्ध चाहते हैं, लेकिन वे फिर हारेंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि नेटो देश पूर्वी मोर्चे की रक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? आपके लिए एक शानदार वीडियो है। सीमा सुरक्षा स्थापित हो रही है और नाटो रूसी खतरे से निपटने के लिए नई कमांड संरचनाएं बना रहा है। आप इन दोनों कदमों और भी बहुत कुछ के बारे में जान सकते हैं अगर आप हमारा वीडियो देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और द मिलिट्री शो में अपने दोस्तों के और वीडियो देखें। देखने के लिए धन्यवाद।